नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। तो कैसी चल रही है साथियों आप सबकी तैयारी? बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत बेहतरीन चल रही होगी और शानदार चल रही होगी। ठीक है, तो आइएगा एक बार फटाफट से स्पीड से आके सभी जुड़ जाइएगा, जिससे कि साथियों हम अपनी क्लास को आगे शुरू कर सकें। दोस्तों, आप सबको पता है हमारी जो क्लास है, ये क्लास का नंबर जो रहने वाला है, यानी कि आज हम 25 नंबर की क्लास को पढ़ने वाले हैं। 25वें नंबर की क्लास पर हम आज वार्ता करने वाले हैं और आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा साथियों इसको पढ़ते हुए, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में साथियों बहुत शानदार तरीके से चीजों को लेके कवर करेंगे। चलो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए साथियों जो हमारा ग्रुप है वो ये वाला है, इससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास का टाइम टेबल आप सबको पता होना चाहिए। क्लास का टाइम टेबल क्या है? तो दोस्तों, सुबह 9 बजे रीजन की क्लास होती है और शाम को 9 बजे मेरी जीके की क्लास होती है। 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, तो 10 बजे साथियों आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये आपका टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। 9 बजते ही साथियों आप सभी के सामने मैं आके उपस्थित हो जाता हूँ एक क्लास को लेने के लिए। ठीक है, और पूछो मजा आ रहा है सर मैच नहीं देखी? बेटा, मैच देखना जरूरी है, नौकरी लगवाना जरूरी है, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी इतना पता है कि विकेट गिर चुका है। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं तो बेटा सब कुछ हमें पता रहेगा क्या हो रहा है। ठीक है, मैं विकेट गिर चुका है, आप टेंशन ना लो। दोस्तों, आगे बात करें तो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई थी, मैंने आपको चीजें सिखाई थी और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों चीजें क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ा था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जो हम पढ़ रहे थे वो हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश शुरू किया था आई थिंक। और गुलाम वंश में साथियों सबसे पहले हमने कौन पढ़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था दोस्तों हमने इल्तुतमिश। क्यों? इल्तुतमिश जो है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति साथियों अपने आप को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक मानता है। क्या कहता है? कि मैं दिल्ली का वास्तविक संस्थापक हूं। और दोस्तों, ये व्यक्ति जो था इल्तुतमिश, ये खलीफा से क्या लेके आ गया था? खलीफा से साथियों सुल्तान की उपाधि लेके आ गया था, जिसकी वजह से साथियों इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। या हम ये कहें कि यह दिल्ली को राजधानी बनाता है, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का साथियों क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह बात आपको अच्छी तरह से पता होगी। इसने एकता प्रथा की शुरुआत करी थी, न्याय की जंजीर लगवाने का काम किया था। इब्न बतूता के अनुसार इसने शेर के गले में 2 घंटियां बांधी थी, जिसे न्याय की जंजीर साथियों कहा गया है। ये सब बातें मैंने आपको बताई होंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार बताओ आज हमें क्या पढ़ना था? आप जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। मैंने पीछे का आपको रिवाइज करा दिया है और मैंने तराइन का युद्ध भी आपको बता दिया होगा। चलो तो सुनो साथियों, हमने जो पढ़ा था हमने इल्तुतमिश तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप सुनो दोस्तों, हुआ क्या कि जब इल्तुतमिश एक्सपायर हुआ, जब इल्तुतमिश मरा, तो मरने के बाद क्या हुआ कि सबके दिमाग में एक बात चलने लगी कि अब अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। क्योंकि दोस्तों इल्तुतमिश के जो बच्चे थे ना, वो लड़के जो थे ना, वो सब के सब अयोग्य थे। मतलब उनको किसी में दिमाग नहीं था। कोई ऐसा था साथियों जिसके अंदर शासन करने की कुशल रणनीति नहीं आती थी, किसी के अंदर कुछ कमी थी, कोई मतलब राजा बनने जैसा नहीं था। मतलब सब एक तरह से अयोग्य शासक थे। तो होता क्या था कि जब इल्तुतमिश अभियानों पे जाता था या इल्तुतमिश किसी विद्रोह को दबाने के लिए जाता था, तो बच्चे तो सारे के सारे अयोग्य हैं, निकम्मे टाइप के हैं, तो वो तो कुछ मदद नहीं करते थे। इल्तुतमिश की एक बेटी थी, इल्तुतमिश की एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश के साथ रजिया सुल्तान अभियानों पे जाती थी, पिताजी के साथ तलवार लेकर, पुरुषों जैसे वस्त्र पहनकर, और युद्ध भूमि में लड़ा करती थी। तो इल्तुतमिश हमेशा क्या कहता था? इल्तुतमिश कहता था यार मेरी बेटी शायद आगे चल के राजा बनेगी, क्योंकि बेटे तो एक नंबर के निकम्मे हैं। तो अपनी बेटी पर भरोसा इल्तुतमिश करता था। अच्छा, जब इल्तुतमिश मरा तो मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद यह हुआ कि इल्तुतमिश की जो पत्नी थी ना, वो रजिया सुल्तान को राजा नहीं बनाना चाहती थी। वो कहती थी यार लड़की राजा बनेगी, मेरे बेटे राजा बनेंगे। तो हुआ क्या कि इल्तुतमिश के मरने के बाद दोस्तों योग्य थी बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। लेकिन दोस्तों एक बेटा था इल्तुतमिश का जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह।
क्योंकि 1236 में ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है, इस व्यक्ति को साथियों शासक बना दिया जाता है, इस व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। सर कौन है रुकनुद्दीन फिरोज शाह? दरअसल ये रजिया सुल्तान का भाई है और इल्तुतमिश का बेटा है। दोस्तों जैसे ही ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, तो साथियों इसका हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का कौन है? बेटा है, और रजिया सुल्तान का भाई है। मैंने कहा कि इल्तुतमिश का बेटा है, तो इल्तुतमिश के तो सारे के सारे बेटे अयोग्य थे, तो ये भी एक अयोग्य ही था। तो लोगों ने साथियों मतलब ठीक से शासन नहीं कर रहा था, तो लोगों ने कहा यार ये तो नहीं बनना चाहिए, तो इसको हटाने की कोशिश की गई। जब इसको हटाने की कोशिश की गई, तो अगली शासिका बनती है दोस्तों 1236 में ही, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक शासिका बन के रहेगी। दोस्तों ध्यान रखना कि इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो एक अयोग्य शासक है, इसलिए उसने 1236 से लेकर 1236 में ही कुछ महीनों तक शासन करने का काम किया था। और बाद में फिर साथियों वह व्यक्ति क्या होता है? बाद में वह व्यक्ति यहां पर हटा दिया जाता है अयोग्य होने की वजह से, जिसके लिए साथियों बेटी को ही सुल्तान बनाने का प्रयास किया जाता है। सुल्तान बनती है साथियों यहां पर बेटी, इसका नाम है रजिया सुल्तान। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन रजिया सुल्तान पर यह बनेगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या क्वेश्चन बनेगा? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी है। क्यों बेटी क्यों गद्दी पर बैठी? क्योंकि इल्तुतमिश के बच्चे जो लड़के थे वो सब अयोग्य थे, इसलिए बेटी को गद्दी पर बैठाना लाजमी था। अब जैसे ही रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, तो जो साम्राज्य के अंदर दरबार में जो लोग रहा करते थे ना, उन्होंने सबने विरोध कर दिया। किस बात का विरोध? इस बात का विरोध कि भाई हमारा समाज तो एक पुरुष प्रधान समाज है, गद्दी पर आज तक के इतिहास में सभी लड़के बैठे हैं, मतलब पुरुष बैठे हैं। अब कोई महिला अगर गद्दी पर बैठेगी तो हम कैसे सहन कर पाएंगे? लोगों को अपनी बेइज्जती लगने लगी कि कोई महिला सब तो ऊंचे गद्दी पर बैठेगी और उसके मंत्रीगण वगैरह जो होंगे वो नीचे बैठेंगे। तो मंत्रीगण जो सुल्तान जो खलीफा होते थे, मतलब जो सरदार होते थे, उनको साथियों अपनी बेइज्जती लगती थी कि यार महिला हमारे ऊपर शासन कर रही है, हम उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो हमारी इसमें इंसल्ट होगी। तो लोगों ने क्या किया साथियों? लोगों ने यहां पर मना कर दिया कि हम रजिया सुल्तान को शासिका स्वीकार नहीं करेंगे। किन लोगों ने? जो दरबार में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको बेइज्जती लग रही थी कि एक महिला ऊंची गद्दी पर बैठ के शासन करेगी और हम नीचे बैठ के शासन करेंगे, तो हमारी बेइज्जती होगी। तो रजिया सुल्तान गद्दी पर तो बैठ गई इल्तुतमिश की पुत्री, लेकिन प्रॉब्लम किसने कर दी साथियों? प्रॉब्लम साम्राज्य के ही लोगों ने कर दी। जो सरदार लोग हुआ करते थे, जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने कहा हम रजिया को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, अब रजिया सुल्तान जो है वो साथियों पहली महिला सुल्तान है। क्या है? पहली महिला सुल्तान। इससे पहले कोई महिला गद्दी पर नहीं बैठी थी, ये पहली महिला है जो गद्दी पर बैठी। और गद्दी पर बैठने के साथ ही क्या मिला? इससे साथियों विरोध मिला। लेकिन रजिया तो रजिया थी, रजिया लाल वस्त्र धारण करती थी, लाल कलर के वस्त्र पहनती थी।
एक बार बताइएगा, सब कुछ ठीक है क्या? ओके ओके, हमारे लैपटॉप में क्लास रोक दी थी तो मुझे लगा बफरिंग हो रही है। ठीक है, अभी ठीक है ना? चलिए, ओके ओके, मुझे लगा था क्लास प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन मैंने नेट चेंज कर दिया इसीलिए। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि रजिया जो है वो पहली ऐसी महिला है जो सबसे सुल्तान बनी है जो गद्दी पर बैठी है। मैंने कहा कि रजिया का विरोध लोग करने लगे। ठीक है, ओके, अभी सब कुछ ओके है। ठीक है, रजिया का विरोध सब लोग करने लगे। जैसे ही रजिया का विरोध करने लगे, लेकिन रजिया कहां कम थी? रजिया भी कम नहीं थी। रजिया ने क्या किया? लाल वस्त्र धारण करती थी, हाथ में तलवार लेती थी, गोल टोपी लगाती थी और दरबार में चलते हुए पहुंच जाया करती थी। और पहुंचते पहुंचते लोगों के पास जाके कहती थी, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या। सरदार लोग जो हुआ करते थे वो सब लोग नीचे नीचे सत्य नजर डाल लिया करते थे, जिसकी वजह से सत्य लोगों को क्या होने लगा? बहुत प्रॉब्लम होने लगी। दोस्तों अब सुनिएगा आगे की बात को। बहरहाल रजिया जो है वो पहली महिला सुल्तान बैठ चुकी है गद्दी पर। अब जैसे ही दोस्तों रजिया गद्दी पर बैठ गई तो ध्यान से सुनो, फिर इससे आगे क्या हुआ? इससे आगे ये हुआ, इससे आगे ये हुआ साथियों, हाँ देखो, अब मान लो ये आपकी दिल्ली हो गई। क्या हो गई? ये आपका साथियों दिल्ली का क्षेत्र हो गया। सुनना ध्यान से, ये आपके दिल्ली का क्षेत्र हो गया। और दिल्ली पर कौन बैठी है? दिल्ली पर साथियों रजिया सुल्तान शासन कर रही है। यहां दिल्ली पर किसका शासन हो गया? दिल्ली पर दोस्तों रजिया सुल्तान बैठी है। अब हो क्या रहा था? अब हो क्या रहा था कि इस दिल्ली के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आते थे। मतलब दिल्ली में राजा बैठा है, लेकिन दोस्तों दिल्ली के आसपास जो थे वो बहुत सारे क्षेत्र आते थे। इन क्षेत्रों पर दोस्तों इनडायरेक्ट वे में रजिया सुल्तान शासन करती थी। रजिया सुल्तान बैठी दिल्ली के अंदर है, लेकिन दोस्तों इन क्षेत्रों पर भी रजिया सुल्तान का ही शासन हुआ करता था। वहां पर ये अपने गवर्नर या अपने साथ कुछ उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया करती थी और कहती थी कि भाई तुम इस साम्राज्य को देखते रहना। अब जैसे रजिया गद्दी पर बैठी थी तो इन लोगों को जो छोटी छोटी रियासत हैं, रजिया कहां बैठी है? रजिया यहां दिल्ली पर बैठी है। तो बाकी के जो क्षेत्र हैं जो रजिया के अंडर ही आते हैं, उन लोगों को लगने लगा कि यार हम क्यों एक महिला के अंडर काम करें, और महिला तो वैसे भी कमजोर होती है, तो हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, हम रजिया के अंडर क्यों काम करें, और हो सकता है आने वाले टाइम पर जब हम स्वतंत्र करें तो हम ही दिल्ली के मालिक बन जाए। तो ऐसा ही क्षेत्र है जो साथियों एक यहां पर ये पंजाब का पड़ता है। कौन सा क्षेत्र? ये पंजाब का क्षेत्र है। और पंजाब में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है भटिंडा। क्या नाम है? इसका नाम है साथियों भटिंडा। आप सबने सुना होगा ये भटिंडा के नाम से, भटिंडा। ये जो भटिंडा पड़ता है, इस भटिंडा के अंदर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। ये अल्तुनिया नाम का व्यक्ति इस पंजाब के भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था। इस अल्तुनिया ने क्या किया? इस अल्तुनिया ने दोस्तों पंजाब के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया और कह दिया कि भाई हम रजिया के अंडर काम नहीं करेंगे। अच्छा, हो क्या रहा था? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रजिया के समय में कभी तो इस क्षेत्र का राजा अपने आप को स्वतंत्र होने की बात कर दे, कभी इस क्षेत्र का राजा अपने आप को स्वतंत्र होने की बात करे, कभी इस क्षेत्र का व्यक्ति कोई आए कहे कि मैं राजा हूं और वो अपने आप को शासक सिद्ध करने की कोशिश करे। क्योंकि सबको लग रहा था कि रजिया तो कमजोर है, रजिया तो कमजोर है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को यहां का शासक बना सकता है। तो ऐसा ही एक अल्तुनिया नाम का व्यक्ति है जो भटिंडा में गवर्नर है पंजाब के क्षेत्र में। इसने कहा कि मैं अपने पंजाब को, इस भटिंडा को इस दिल्ली के राजा से अलग करता हूं, मेरा कोई राजा से लेना देना नहीं है। मतलब कह सकते हैं विद्रोह कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं? विद्रोह करना कहते हैं। अब रजिया को क्या करना है? रजिया को विद्रोह दबाने के लिए कहां जाना है भैया? भटिंडा के अंदर जाना है। अब रजिया दिल्ली से चल के
दिल्ली से चल के रजिया निकल पड़ी साथियों, कहां पर रजिया निकल पड़ी दोस्तों, ये भटिंडा के लिए। कहां के लिए? भटिंडा के लिए निकल पड़ी। अच्छा, अब एक बात और भी जान लो। दरअसल समस्या क्या हुआ करती थी कि रजिया किसी से साथियों यहां पर प्यार करती थी, किसी से लव करती थी, मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, है ना। तो रजिया का एक बॉयफ्रेंड भी था। रजिया का जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों याकूत खां। क्या नाम है? याकूत खां। तो याकूत खां ये रजिया का बॉयफ्रेंड मान लो, इश्क प्यार मोहब्बत जो भी आप कहते हो अपने शब्दों में, मतलब रजिया और इसका मैटर था, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो रजिया सुल्तान बोली याकूत खां से कि याकूत खां, मैं इस अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा जा रही हूं, एक काम कर तू भी मेरे साथ चला चल। याकूत खां बोला ठीक है, रास्ता हम सफर के साथ थोड़ा असरदार रहेगा, थोड़ा अच्छा कटेगा, चलो चलते हैं। याकूत खां और रजिया सुल्तान यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों चल देते हैं पंजाब की तरफ, है ना। बड़ा स्वर्ण मंदिर वगैरह देखेंगे, अमृतसर वगैरह में घूमेंगे पंजाब में। तो चल दिए दोनों। अब चल दिए दोस्तों, तो चलते चलते कहां पहुंच गए दोस्तों? ये पंजाब के क्षेत्र में पहुंच गए। अच्छा, इसे याकूत खां की औकात और बता देता हूं मैं एक बार, जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। याकूत खां की औकात क्या है? याकूत खां दरअसल दोस्तों ऐसे समझो कि याकूत खां एक बहुत निम्न वर्ग का व्यक्ति है। इसकी औकात इतनी थी, इल्तुतमिश के समय पर, जब इल्तुतमिश गद्दी पर था, तो इल्तुतमिश जब घोड़े पर बैठता था ना, तो यह व्यक्ति याकूत का अपना हाथ उसके पैर के नीचे रखता था, पैर पे हाथ रख के जब इल्तुतमिश गद्दे पे घोड़े पे बैठता था। कई बार ये अपना कंधा लगाता था, तो कंधे पे पैर रख के इल्तुतमिश घोड़े पे बैठता था। इस व्यक्ति की हैसियत इतनी हुआ करती थी, लेकिन थोड़ा बॉडी बॉडी अच्छी बना रखी थी, थोड़ा अच्छा ठीक ठाक था। तो मालिक की बेटी को नौकर से प्यार होता है, तो वही हुआ कि रजिया सुल्तान को प्यार हुआ याकूत खां से। आगे चल के जब इल्तुतमिश एक्सपायर कर गए, तो प्यार तो था ही था। तो इस याकूत खां को रजिया सुल्तान ने दोस्तों घुड़सवार प्रमुख बना दिया। जहां पर घोड़े बनते थे ना, वहां का प्रमुख पूरा हेड बना दिया भैया याकूत खां को। अब लवर है भैया, कुछ भी कोई भी पद मिलेगा इसे। तो याकूत खां को दोस्तों घुड़सवारों का प्रमुख बना दिया, जो घोड़े बनते थे उस क्षेत्र का पूरे का प्रमुख ये, ठीक है। अच्छा ठीक है, याकूत खां और रजिया सुल्तान, अब प्रमोशन हो गया याकूत खां को, दोनों चल दिए भटिंडा की तरफ। किसको मारने के लिए? अल्तुनिया को मारने के लिए। बोले ठीक है, पहुंच गए भटिंडा के क्षेत्र में। जाकर रजिया सुल्तान ने निकाली तलवार, इधर से याकूत खान ने निकाली तलवार, और दोस्तों अल्तुनिया से दोनों भिड़ गए। बोले अच्छा, हमारे खिलाफ विद्रोह करता है, हमारे खिलाफ विद्रोह करता है। जब साथियों द्वंद्व हुआ, जब लड़ाई हुई, एक तरफ रजिया सुल्तान, उसका बॉयफ्रेंड याकूत खां, और दूसरी तरफ से अल्तुनिया विद्रोह करने वाला व्यक्ति। इसमें हुआ क्या, जब भयंकर लड़ाई हुई मेरे साथियों, जब भयंकर तरीके से लड़ाई हो रही थी दोस्तों, कहा जाता है कि इस अल्तुनिया के हाथ कैसे एक बार याकूत खां लग गया। और याकूत खां जानता था, जैसे एक हीरो की कमजोरी हीरोइन होती है, याकूत खां जानता था कि हीरोइन की कमजोरी यहां हीरो है। याकूत का हाथ लग गया इस अल्तुनिया के, और टाइम पाते ही इस अल्तुनिया ने सब तो नस्त नाबूद सुपुर्दे खाक कर दिया, इस याकूत खां नाम के व्यक्ति को ठिकाने लगा दिया। अब जैसे ही याकूत खां मार दिया इस अल्तुनिया नाम के व्यक्ति ने, अब दोस्तों रजिया सुल्तान, मैं रह ना सकूंगी तेरे बिना, मैं रह ना सकूंगी तेरे बिना। इसको क्या हुआ कि अब तो याकूत खां गया, शादी वादी भी कुछ नहीं हुई थी, बस अभी मामला चल रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ कि यहीं पर अल्तुनिया ने जब इस याकूत खां को मारा, मारने के साथ ही अल्तुनिया समझ गया कि अब क्या करना है। अल्तुनिया ने सीधा सीधा साथियों डायरेक्ट मामले पर बात करी, डायरेक्ट ऑफर दिया रजिया सुल्तान को। बोले रजिया सुल्तान बात सुन मेरी, अब तेरा बॉयफ्रेंड तो गया, अब तेरा बॉयफ्रेंड तो गया, यू हैव नाउ टू ऑप्शन, अब तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चुनेगी या दूसरे ऑप्शन चुनेगी। इसने कहा, रजिया ने, बता तो ऑप्शन दोनों है क्या? उसने कहा कि या तो इस, अल्तुनिया ने क्या कहा, या तो इस दिल्ली की गद्दी को मुझे दे दे, या तो इस दिल्ली की गद्दी को मुझे दे दे, क्योंकि ये तो मारा गया, नहीं देगी तो मैं छीनूंगा तुझसे, या फिर एक काम कर, ये मारा गया, अब तू मुझसे शादी कर ले। अल्तुनिया ने क्या कहा, ये तो गया, अब तू मुझसे शादी कर ले। अच्छा, इस मामले में लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, बड़ा बहुत तेजी से दिमाग चलता है ऐसे मामलों में, इनका स्पीड से एकदम ऐसे समझो 6G के बराबर। रजिया सुल्तान समझ गई कि अगर मैं से शादी नहीं करती तो दिल्ली तो गई भाई, अगर ये व्यक्ति, अब मैं शादी नहीं करूंगी तो ये क्या करेगा, ये
मुझे मारेगा और गद्दी पे बैठेगा। और अगर मैं इस अल्तुनिया से शादी कर लेती हूं तो पहला तो ऑप्शन की पूर्ति हो गई, जो गया है उसका ऑप्शन मिल गया, सब्स्टिट्यूट मिल गया। दूसरा, गद्दी भी बची रहेगी, दिल्ली की गद्दी राजा भी मैं ही रहूंगी। तो रजिया सुल्तान ने तुरंत दिमाग लगाया कि टेंशन न ले, जल्दी से जयमाला का इंतजार कर, फटाफट से तेरे गले में ही माला डालने के लिए तैयार हूं। ये क्या देख रहा है ऊपर से क्या हुआ। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की शादी बाय मिस्टेक हो जाती है, जबकि मामला क्या था, मामला था तो यहीं पर था। दूसरा, इतना ध्यान रखना, लड़कियां बस इतना ही समय लगाती हैं पहले वाले को भूलने में। मामला बठिंडा का ही है। अभी हो सकता है इससे आत्मा को भी शांति ना मिली हो, तड़प रही हो आत्मा, अभी ऊपर भी ना पहुंची हो, इतनी देर में तो दूसरा ऑप्शन चुन लिया है ना, दूसरा तुरंत तैयार। तो समझो रजिया सुल्तान ने इस व्यक्ति को ठिकाने लगने के बाद तुरंत अल्तुनिया को चुना और अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। सोचो कितना कम समय लगाया भूलने में। और एक तुम हो कि सर मुझे कभी 8वीं क्लास में किसी से हुआ था और 8वीं क्लास से मैं अब तक नहीं भूल पाया। बेटा ये तो ऑन द स्पॉट एक्शन लेती है, ऑन द स्पॉट। तो तुम सोच लो फिर तुम किस दुनिया में जी रहे हो। कोई टाइम नहीं लगता है, फटाक से अगला ऑप्शन तैयार, और वो भी ऑप्शन रिजेक्ट हुआ तो उससे अगला ऑप्शन तैयार। तो इसलिए तुम एक नौकरी लो और फिर तुम अपने ऑप्शनों का इंतजार करो। कहने का मतलब यह है कि रजिया का प्रेमी कौन था, याकूत खां। रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया से। दोनों ही प्रश्न बनेंगे, माइंड में सेट होने चाहिए। अच्छा छोटी सी बात और सुन लो फिर आगे। अब हुआ क्या कि अल्तुनिया की शादी किससे साथ हो गई, अल्तुनिया की शादी हो गई भैया यहां पर रजिया सुल्तान के साथ। अब नई नई शादी हुई है, नई नई सब कुछ व्यवस्था है, तो भैया शिमला मनाली ये सब ट्रिप पहली वाली होती है, आपको पता है गोवा वगैरह और सऊदी अरब ये सब चलता है। तो नई नई जब शादी हुई अल्तुनिया की और किसकी, रजिया सुल्तान की, बोले चलो घूमेंगे फिरेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। अब ये घूमते फिरते पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, है ना। सब शिमला मनाली सब एकदम टूर मार दिया इन्होंने बढ़िया करके। तो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, कैथल में आ गए। कैथल हरियाणा में ही पड़ता है दोस्तों, दिल्ली के नजदीक कैथल में पड़ता है। रात ज्यादा हो गई, नई नई शादी हुई थी, बोले लगा दो टेंट यहीं पे, आज की रात, समझ गए। तो यहीं पर साथियों क्या हुआ, कैथल के अंदर दोस्तों इन्होंने टेंट लगा दिए और टेंट लगाने के बाद वहीं पर विश्राम करना शुरू कर दिया। जब विश्राम करना शुरू कर दिया तो दोस्तों कहा जाता है कि रात को जब रजिया और अल्तुनिया दोनों सो रहे थे, सोते हुए राजा अल्तुनिया और शासिका साथियों रजिया सुल्तान पर एक अटैक हो गया। और जो अटैक हुआ उस अटैक को जैसे ही इस कैथल के अंदर किया गया तो शायद वहीं से वो गाना बना होगा, अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया। तो यहां पर रजिया दोस्तों कैथल के अंदर फंस जाती है और कैथल के अंदर फंसने के साथ ही दोस्तों इस रजिया का भी काम तमाम कर दिया जाता है और इस अल्तुनिया का भी काम तमाम कर दिया जाता है। अब सर रजिया किसने मारी, दोस्तों ये सस्पेंस आज तक बना रहा कि रजिया को मारा किसने, रजिया को मारा किसने। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजपूत इनके दुश्मन हुआ करते थे, तो राजपूतों ने इसको ठिकाने लगा दिया था कैथल में रात को सोते समय। कुछ लोग कहते हैं कि जो दल चालीसा बना था ना, तुर्काने चहलगानी जो 40 सरदार थे, उन लोगों ने इसको रजिया को मार दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों जाटों ने इसको, मतलब कहने का यह है कि रजिया सुल्तान कैथल के अंदर तो मरी, लेकिन मारी किसने, ये दोस्तों इतिहास की बहुत कम किताबें लिख पाई हैं और जो लिखती हैं उनमें भी साथियों अपने आप में विरोध है। तो कहने का मतलब है रजिया साथियों इसी तरह से कुछ मारी गई। कहने का मतलब साफ साफ आप समझ गए होंगे। अगर कहे कि रजिया सुल्तान जो हुआ करती थी, ये रजिया सुल्तान किससे शादी करती है, अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से शादी करती है। क्या बताने की जरूरत है अल्तुनिया कौन था, नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान रखना कि रजिया का जो प्रेमी था, रजिया जिससे लव करती थी, उस व्यक्ति का क्या नाम था, उस व्यक्ति का नाम याकूत खां था। याकूत खां कहां मारा गया, क्या बताने की जरूरत है दोस्तों, नहीं है बिल्कुल जरूरत। अच्छा अब दोस्तों एक आरोप और भी लगता है। दरअसल हमने जाना था कि इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था 1236 से 1236 तक। इल्तुतमिश के कई सारे बेटे हुआ करते थे। एक आरोप यह लगता है कि जब रजिया सुल्तान पंजाब की तरफ गई थी तो दिल्ली की गद्दी इधर खाली हो गई, और जैसे ही दिल्ली की गद्दी खाली हुई तो रजिया का एक और भाई था, इसे लगा कि चलो एक काम करते हैं, दिल्ली की गद्दी खाली है और बहन उधर गई है, मैं इस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता हूं और बहन को मैं मरवा देता हूं कैथल में। तो कई आरोप ये लगते हैं कि रजिया सुल्तान जब
पंजाब गई थी और वहां से लौट के आ रही थी, तो रजिया सुल्तान के एक भाई का नाम बहराम शाह हुआ करता था। तो यह कहा जाता है कि इस बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी को खाली देखते हुए कैथल में रजिया सुल्तान का मर्डर करवा दिया, और मरवाने के बाद ये रजिया सुल्तान का दूसरा भाई दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। बहरहाल रजिया सुल्तान को किसने मारा यह बात एक अलग है, लेकिन रजिया सुल्तान से पहले उसका एक भाई गद्दी पर बैठा था, रजिया सुल्तान के बाद उसका एक भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठा है। अब रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है दोस्तों, जब इसको आप गूगल वगैरह भी करोगे तो दरअसल बहुत सारी किताबें, बहुत सारी गूगल पर वेबसाइट इसको अलग अलग बताएंगे। कुछ किताबें कहेंगे कि रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर ही है, और कुछ किताबें कहेंगी कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर है। तो हम दोनों ही लिख लेते हैं। दरअसल इसमें क्या है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उस समय तो बस जल्दी जहां मट्टी मिली भैया कर दो काम तमाम, बाद में इतिहास पढ़ना भी था भूल गए, तो अब किसको 2-4 पीढ़ियों के बाद पता चला भाई ढूंढो रजिया सुल्तान का। जैसे अभी दारा सिकों की कब्र को तो अभी ढूंढा गया था कुछ दिन पहले, 7-8 साल पहले दारा सिकों की कब्र को ढूंढा जा रहा था कि दारा सिकों को कहां दफनाया गया, क्योंकि अब इतिहास में लिखना है ना कि दारा सिकों का मकबरा कहां है, हमको पढ़ना है, मतलब हमको पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है। तो उस समय इतना थोड़ी सोचते थे कि रजिया सुल्तान को भी कभी सुशील यादव सर पढ़ाएंगे, बच्चों को बताना पड़ेगा रजिया सुल्तान ऐसे मरी थी। उस टाइम तो जहां जैसे मिला हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसके मकबरे को लेकर, इसके सत्य मकबरे को लेकर थोड़ा विवाद है। दिल्ली और कैथल दोनों ही जगह पर इनका सत्य मकबरा माना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले सर बिल्कुल समझ में आई। दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह नाम का यह रजिया का भाई था जो 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठता है। इसी पर कई बार आरोप लगता है कि इसी ने अपनी बहन को मरवाने का काम किया था। यह रजिया का दूसरा भाई 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा। तो इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह नाम का एक शासक है जो 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठा। तो ये नाम मात्र के शासक जो गद्दी पर बैठने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एक शासक है जिसका नाम है दोस्तों नसरुद्दीन मसूद शाह। ये मसूद शाह 1246 से और 1262 तक गद्दी पर बैठने का काम करता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का व्यक्ति था। सत्यो नसरुद्दीन मसूद शाह नाम का व्यक्ति, महमूद शाह नाम का व्यक्ति, इसको नसरुद्दीन से याद रखिएगा आप। नसरुद्दीन महमूद शाह नाम का व्यक्ति जब गद्दी पर बैठा तो इसकी एक बेगम हुआ करती थी, इसकी एक रानी हुआ करती थी। अब होता क्या था कि बेगम तो फीलिंग लेगी भाई बेगम वाली कि भाई मैं तो महारानी हूं। अब यह थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति था। यह कहता था देखो भाई जितना हम कमाते हैं बस उतना ही खाएंगे, आप कहो आज यहां शॉपिंग करनी है, कल वहां शॉपिंग करनी है, वहां टूर पर जाना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसकी बेगम कहती थी अरे नाश जाए तेरा, इतना धन है, इतना दौलत है इस राजकोष के अंदर, निकाल और जीवन के मजे करते हैं। यह व्यक्ति कहता था कि जितना भी धन राजकोष के अंदर है हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो सब जनता का धन है, जनता पर ही खर्च होता रहेगा और टेंशन ना ले, तेरे खर्चे तो मैं चला लिया करूंगा। ये व्यक्ति क्या करता है, पूरे के पूरे साम्राज्य के लोगों से कहता है मैं एक अच्छा टेलर हूं, जिसको भी टोपी सिलवानी है टोपी मुझसे सिलवाने के लिए आ जाएं, मैं बहुत अच्छी टोपी सिलता हूं। और टोपी के बदले कुछ 5-10 रुपए लेता था और उसको लाके अपनी पत्नी को देता था, कहे आज की कमाई ये रही। यानी कि ये दिल्ली का राजा होने के बाद भी ये व्यक्ति टोपी सिल के अपना जीवन यापन कर रहा है। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो टोपी सिल के अपने जीवन को चलाता था? नाम होगा नसरुद्दीन महमूद शाह। बात समझ में आई दोस्तों? इसकी बेगम, इसकी मासूका, इसकी मोहतरमा हमेशा दोस्तों रोटी करती थी, रोटी को पलटने के लिए हाथ का ही प्रयोग करती थी। जब हाथ का प्रयोग करती थी तो हाथ जल जाया करता था, पति को गालियां दिया करती थी, कहती थी एक चिमटा तो कम से कम लाके दे दे। ये व्यक्ति कहता था मैंने कहा है ना इस बार टोपी बहुत ज्यादा नहीं सिल रही है, टोपी का सीजन जैसे ही आएगा टेंशन ना ले, तेरे लिए चिमटा आ जाएगा। ये जनता के धन में से 1 रुपया खर्च करने की कोशिश नहीं करता था, जितने की टोपी सिलती थी उतने ही रुपयों से अपने और अपनी बेगम के खर्चे चलाया करता था। एक अजीब टाइप का राजा हुआ करता था, नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह। दोस्तों ध्यान रखना ये टोपी सिलने का काम करता था। और दोस्तों समय आते आते क्या हुआ कि इस नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ में बलबन नाम का व्यक्ति अपनी दोस्तों बहन की शादी कर देता है।
तो बलबन जो है अपनी बहन की शादी किससे कर देता है, इस नसरुद्दीन महमूद शाह से अपनी बहन की शादी कर देता है। और जैसे ही इसने शादी करी तो आगे चल के मौके की तलाश में होता है बलबन। आगे चल के मौका पाते ही इस नसरुद्दीन महमूद शाह को बलबन मारता है और बलबन मार के गद्दी पर खुद काबिज हो जाता है बलबन। और यहीं से आगे शुरुआत होती है दोस्तों किसकी, बलबन की। किसकी शुरुआत होती है, यहीं से आगे शुरुआत होती है बलबन की। इतनी बात आपको समझ में आई। इंडिया जीत गया बेटा, मुझे भी पता है इंडिया जीत गया। मैं तुमसे भी बड़ा क्रिकेट का फैन हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए क्लास लेके आया हूं, फिर भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। और तुम हो सर इंडिया जीत गया। बेटा इंडिया हार भी गया होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भावनाएं फीलिंग अपनी जगह है, ठीक है, इंडिया के साथ हमारी दिल से जुड़ाव है। लेकिन आज हमारे लिए जरूरी क्या है, क्लास लेना या इंडिया जीतना। अरे इंडिया जीता हारा वो तो आप एक बार जाके वेबसाइट पे देख लो, किसने कितना स्कोर किया, कितने बॉल से कितना कौन जीता, हो गया। खूब खुश है लेना क्लास के बाद। लेकिन क्लास जब आपका टाइम है तो क्लास में तो कम से कम आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए था। मैच के शौकीन ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे तुम्हें जरूरी क्या है। अब मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे तो खुद पता था आज कि मेरी क्लास में कितने कम बच्चे आएंगे, क्योंकि मैच चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि जब आईपीएल होगा जब क्या होगा। मैं आज ही सोच रहा था मैं अपनी क्लास का टाइम चेंज कराऊंगा, क्योंकि जब आईपीएल शुरू हो जाएगा तो फिर आईपीएल चला करेगा। सर आज दिल्ली ने ये किया, मुंबई ने ये किया, मैं तो भैया आईपीएल से अलग टाइम करा लूंगा, आईपीएल से पहले ही क्लास लेके अपनी खत्म कर दिया करूंगा। ये मैच हमें बड़ा नुकसान देता है, क्योंकि हमारा बच्चा है कि वो उतना बड़ा हो चुका है कि अब उस पर हमारी बहुत ज्यादा रौब चलता नहीं है, उसे मारपीट के भी क्लास में नहीं लेके आ सकते। तो उसे क्या होता है कि उसे फटाक से भैया मैच देखना है, आईपीएल देखना है, तो कुछ भी देखना है वो उधर चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो क्लास में रहे, तो आईपीएल के टाइम पे बेटा हम क्लास का टाइम चेंज करवा लेंगे, है ना। ये सब छपरी है। नहीं, इंडिया जीत गया, हमारी भावना इंडिया के साथ है और जीतना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इंडिया ने क्या किया वो तो हम 5 मिनट में भी एनालिसिस कर सकते हैं ना। 5 मिनट में देख लेंगे क्या कैसे कौन कितना जीता। और फिर तुम्हें पता है कि जब बॉल इतनी चाहिए रही है, रन इतने चाहिए, तो इंडिया तो जीतना ही है। हटाओ मैच को, कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो तो ठीक भी है। समझ गए ना बात। तो बेटा इसलिए क्लास को ईमानदारी से करना सीखो, क्लास को ईमानदारी से लेना सीखो, और जो मैं पढ़ाता हूं उस पर ध्यान देने की कोशिश किया करो। आज तुमने इतना बढ़िया टॉपिक रजिया सुल्तान साथियों खत्म कर दिया, और रजिया सुल्तान अगर आप पढ़ लेते तो कितनी अच्छी बात रहती। बहरहाल आज भी हम इस क्लास को ज्यादा लंबी नहीं लेंगे, मतलब आज हम छोटी लेंगे, बाकी तो रोज लंबी लेते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमारा जो कोर्स चल रहा है वो जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ाऊंगा। और दोस्तों ये एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी या किसी और एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स में जनरल अवेयरनेस के फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके डाउट भी ले लूंगा आज 5 मिनट, हमारे पास टाइम है तो मैं डाउट ले लूंगा, जाना मत कहीं पर। दोस्तों कंप्लीट इसमें थ्योरी और क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन जो होंगे साथियों वो 2024 के इसमें इंक्लूड रहेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लाइव क्लास ले सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, हर क्लास की पीडीएफ, और साथियों आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलती रहेगी। कॉम्बो बैच लेना है तो सभी का ये कॉम्बो बैच ले सकते हैं, जिसमें साथियों आपके सभी के फाउंडेशन कोर्स मिल जाएंगे इस प्राइस के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें कैसे कोर्स लेना है, तो कोर्स लेने के लिए साथियों आपको साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जनरल अवेयरनेस का निर्माण फाउंडेशन बैच आ जाएगा, जाके साथियों आप परचेज करेंगे तो यहां पर पे करने के बाद आपको कोर्स मिल जाएगा। एक बार फटाफट से बताओ किसी का कोई डाउट है क्या। हाँ, एसएससी के लिए मैं आज आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एग्जाम के लिए क्लास पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं सारे, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आप किसी स्टेट की पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस क्लास को लिया करो। जिसमें जीके आती है ना, हर एग्जाम के लिए जीके साथियों ये रहने वाली है, ठीक है। हाँ देखो, यूट्यूब की क्लास के साथ आप अगर करना चाहते हो तो मेरा मानना है कि थोड़ा पेड बैच में हम ज्यादा पढ़ाते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज जैसे पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेड की तरफ मूव कर सकते हो, वहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है।
देखो मैं आपको कहता हूं कि प्रैक्टिस करते हो भूल जाते हो। आप जब तक एक चीज को 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे वो आपको याद नहीं रहेगी। दोस्तों मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप अगर 2 से 3 बार उसे रिवाइज नहीं करें ना तो सब कुछ भूल जाओगे आप। क्लास खत्म होने के बाद जरूर एक बार रिवाइज कर लिया करो, आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। फिर 2-3 दिन बाद फिर से उस चीज को रिवाइज कर लो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं आप भूल जाओगे, मैं इस बात को स्पष्ट बता रहा हूं। ओके, मेवाड़ की धरती से प्रणाम। ओके बेटा नरोत्तम, थैंक यू। साइंस की क्लास बेटा नीरज सर की अभी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा उन्हें रेस्ट की जरूरत है, तो इसलिए साइंस की क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। डेट याद नहीं रहती निशा, डेट याद रखना बहुत आसान है। आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो। आप क्या करते हो कि आप एकदम से खिचड़ी पकाते हो कि डेट भी याद हो जाए, नाम भी याद हो जाए, कॉन्सेप्ट भी सब कुछ समझ में आ जाए। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर आपको नाम और डेट याद रखने हैं। तो आप 3 पार्टों में पढ़ के चलो चीजों को, जब आप चीजों को समझ पाओगे। निधि किस राज्य में पंचायती, मुझे सर लगता है 20 घंटे की स्टडी जरूरत है। हाँ टाइम नहीं होता रिवीजन करने का, तो बेटा फिर क्या कर रहे हो? टाइम नहीं है तो फिर आपके पास टाइम ही तो होना चाहिए, बाकी तो रिवीजन करने का टाइम तो बेटा निकालना पड़ेगा। आप पढ़ते जा रहे हो ना, रिवीजन नहीं कर रहे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है, आगे पढ़ने से अच्छा पहले उसका रिवीजन करो। हाँ ग्रुप डी के लिए बेटा इनफ तो है, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। नहीं मेरी क्लास को 2 से 3 बार मत देखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास को 2 से 3 बार देखो, आप मेरी क्लास के नोट्स को पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ो। क्लास एक ही बार देखो, क्लास 2 बार देखने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ गए ना। हाँ बोलो। हाँ मुझे भी पता है बेटा, इंडिया फाइनल में पहुंच गया। कोई डाउट है किसी का? बरेली किंग एस के क्या पूछ रहा है सर? नरम दल गरम दल भी बताइए। नरम दल गरम दल बेटा बता देंगे, नरम दल गरम दल, उसकी टेंशन ना लो। बिहार पुलिस का बेटा भी एक बार देख लेंगे बैच कब आएगा। हाँ पीडीएफ तो टाइम से चली जाती है। अरे अब तक ठीक है, पहुंच जाने दो इंडिया से। केशव बेटा तुम्हारा ये क्या है, ये पंचायत राज व्यवस्था किस राज्य 2 स्तर की? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में 2 स्तर भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल है बेटा, जैसे दादर नगर हवेली है, गोवा है, मणिपुर है, सिक्किम है, ऐसे कई राज्यों के अंदर 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है ना, कई राज्यों के अंदर है। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? लाइव क्लास में यूट्यूब पर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है बेटा, हमारे पास फोन नहीं है। नंद बस कब पढ़ाएंगे बेटा? वो एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है, अभी हम यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अधिवेशन का मतलब बेटा एक तरह से मीटिंग हो गया। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? मीटिंग करना। चलो ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, ठीक है।